सिस्ट्रोलॉजी लोगों के लिए इंतहाई जो है ना बुरी खबर है कि एनसीसीए ने फिर दोबारा इनको तलब कर लिया है कि अब ये एनसीसीए के पास जाएंगे और इनके पास जो है वो सारे सवालात वही पूछे जाएंगे जो कि रजब भट्ट, डक्की बाई, नदीम नानीवाला, ज़रक नज़ीर, अरूब जतोई, इन सब से सवालात पूछे गए थे और यही सारे सवालात अब सिस्ट्रोलॉजी लोगों से पूछे जाएंगे। आगाह करता जाऊं कि सिस्ट्रोलॉजी लोगों के ऊपर जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, टीम बैठेगी। अली इशफाक साहब जो है वो सिस्ट्रोलॉजी के वकील थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि जो जिनके ऊपर मुकदमा है सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वो उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो वो सेहत ठीक होने के बाद जो है वो अदालत में पहुंचेंगी। सिस्ट्रोलॉजी को एनसीसीए ने दोबारा तलब कर लिया है जनाब। मैं आपको ये एक एप्लीकेशन, मैंने आपको खबर दी थी कि एप्लीकेशन इन्होंने दी थी कोर्ट में जाकर, जस्टिस तारिक शेख साहब के पास वहाँ पर जाते हैं और ये कहते हैं कि जनाब हमारे ऊपर जो मुकदमा है इसको खारिज किया जाए, और मुकदमा खारिज इस वजह से किया जाए क्योंकि हमारे साथ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, और जब इन्वेस्टिगेशन होती है देन ही मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को उड़ा के रख दिया था। उसके बाद जो है वो सिस्ट्रोलॉजी लोगों के लिए इंतहाई जो है ना बुरी खबर है कि एनसीसीए ने फिर दोबारा इनको तलब कर लिया है, और अब तलब किया गया है कि जनाब कि अब ये एनसीसीए के पास जाएंगे और इनके पास जो है वो सारे सवालात वही पूछे जाएंगे जो कि रजब भट्ट, डक्की बाई, नदीम नानीवाला, ज़रक नज़ीर, अरूब जतोई, इन सब से सवालात पूछे गए थे और यही सारे सवालात अब सिस्ट्रोलॉजी लोगों से पूछे जाएंगे। उन्होंने उनको जो रियायत मिली थी, वो रियायत सिर्फ इस वजह से मिली थी क्योंकि वो उस टाइम एक प्रेगनेंसी का एक दौरानिया था, उसमें वो जो है वो थी, तो इस वजह से उनको एक रियायत मिली गई थी, और उसके बाद फिर उनका बच्चा पैदा हुआ जिस पे उनको रियायत एक मिली थी। अब जो है वो अचानक मैंने आपको एक ख़बर भी बताई थी कि सिस्ट्रोलॉजी लोग जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, और उस एप्लीकेशन में मेन जो चीज़ लिखी गई थी वो ये लिखी गई थी कि आज हम इस वजह से एप्लीकेशन देने आए हैं। जस्टिस तारिक महमूद शेख जो है वो उनकी अदालत में जब जाते हैं और कहा जाता है कि जनाब एनसीसीए ने हमें जो है वो बग़ैर कोई इन्वेस्टिगेशन के हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, तो बराए मेहरबानी ये मुकदमा जो है वो खारिज किया जाए जनाब। उसके बाद जो कोर्ट थी उन्होंने इस एप्लीकेशन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, रजब भट्ट हो गया या डकी भाई हो गए या और जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं, ये आए हैं 5-5 6-6 महीने जलील होते रहे हैं, ये आपके सामने है ये सारी चीज़ें, और आप किस तरीके से जो है वो बाहर जा रही हैं। आप तो सिर्फ अगर आपको जो है वो रियायत मिली थी तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रियायत मिली थी कि आप जो है वो सिर्फ अपनी सेहत के बाद आप यहाँ पर पेश होंगी, और आप तो सिर्फ जो है वो एक एप्लीकेशन लेकर यहाँ पर पहुँच गई हैं, और आपने यहाँ पर आकर सिर्फ ये कहा कि जनाब हमारे ऊपर जो मुकदमा है इसको खारिज किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता। खारिज मुकदमा तब होता है जब एनसीसीए खुद जो है वो सारे मामलात को देखती है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करती है। अगर एनसीसीए के लोग कह देते हैं कि जनाब ये मुकदमे जो है वो मुकदमे में बेगुनाह है, तो फिर जाकर उसको जो है वो आप रियायत दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको रियायत नहीं मिल सकती। और कोर्ट तो पहले ही ये चीज़ लेकर बैठी हुई है कि कोर्ट के अंदर ऑलरेडी वो यूट्यूबर्स वगैरह पेश होते रहे हैं, वो सारे लोग पेश होते रहे हैं जिनके ऊपर ये इस तरह के दफात लगाए गए थे। हमने खुद ही देखा था कि यूट्यूबर्स के ऊपर जो है वो 4-4 5-5 महीने बेचारे रगड़े खाते रहे। आप किस तरीके से जो है वो एक ही सिंगल एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आपको मामलात जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब जो है वो इनको पेश होना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। और एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि एनसीसीए के जो एहलकार हैं जो मुल्तान में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग चुका है। उन्होंने रजब भट्ट के ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? मैंने आपको बताया था कि एक वकील साहब हैं और वो मुल्तान के वकील हैं, उनके ऊपर जो है वो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी एनसीसीए के अंदर, और एनसीसीए के लोगों ने इस एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड नहीं किया था। और वो एप्लीकेशन ये थी कि वो रजब भट्ट के ऊपर थी, नदीम नानीवाला के ऊपर
ऊपर थी और उसके बाद डक्की के ऊपर थी। ये उन लोगों के ऊपर थी जो सोशल मीडिया के ऊपर बेहयाई फैला रहे थे और ये कहना था वकील साहब का। और वकील साहब जो है वहाँ पर जब जाते हैं तो उन्होंने एक एप्लीकेशन थी, तो उस टाइम वहाँ पर जो डायरेक्टर साहब थे, शुएब रियाज साहब थे, शुएब रियाज साहब ने जो है वो इस बात को नहीं माना और उसके साथ जो नीचे और एहलकार थे उन्होंने भी इस चीज़ को नहीं माना और कोई जो है उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद वो वकील साहब जो है वो फिर हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं और हाई कोर्ट में जाकर जब उनके वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन देते हैं तो एनसीसीए के जो एहलकारान हैं उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो लग चुका है। और आगे क्या होता है इस मामले को लेकर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन फर्दर मैं आपको यही चीज़ आगाह करता जाऊं कि सिस्ट्रोलॉजी लोगों के ऊपर जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, टीम बैठेगी सिस्ट्रोलॉजी। आपको याद होगा कि अली इशफाक साहब जो है वो सिस्ट्रोलॉजी के वकील थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि जो जिनके ऊपर मुकदमा है सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वो उनकी सेहत ठीक नहीं है तो वो सेहत ठीक होने के बाद जो है वो अदालत में पहुंचेंगी। लेकिन अब अली इशफाक साहब तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। जब वो आते हैं या उनकी वकील की मुशावरत के साथ साथ जो है वो सारे मामलात होंगे। लेकिन बुरी खबर सिस्ट्रोलॉजी के लिए ये है कि अब वो मुकदमे में शामिल तफ्तीश होंगी और देखा जाएगा कि क्या इनके ऊपर भी फ़र्द जुर्म ऐद होती है जैसे डकी के ऊपर हुई है। ये सारी चीज़ें जो है वो जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी मैं आपको लाजमी बताऊंगा। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।